तो बच्चों आज हम बात करेंगे विस्पंद और बीट्स से संबंधित प्रश्नों की। तो हमने इससे पहले बीट्स के बारे में पढ़ा था कि बीट्स क्या होते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि एक वेव दे रखी है, इसकी ये इक्वेशन है, दूसरी वेव है उसकी ये इक्वेशन है। हमको निकालना है नंबर ऑफ बीट्स, मतलब विस्पंद आवृत्ति क्या होगी, है ना। तो विस्पंद आवृत्ति निकालनी है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको यहाँ से देखना है, ये ओमेगा है, तो यहाँ से n1 निकालना पड़ेगा हमको। n1 होता है ओमेगा 1/2 पाई। ओमेगा 1 यहाँ पर 100 पाई है, अपॉन 2 पाई सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब इस तरंग की, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट n2 इज इक्वल टू ओमेगा 2/2 पाई। ओमेगा 2 104 पाई, 104 डिवाइड बाई 20 पाई, सॉल्व करेंगे आएगा 52 हर्ट्ज। अब नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 बीट्स पर सेकेंड जो है वो सुनाई देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं कि देयर आर 52 ट्यूनिंग फॉर्क्स। consecutive tuning forks produce 2 beats, and last tuning fork has frequency equal to 3 times of frequency of फर्स्ट यूनिट। हिंदी में बोलेंगे, हमारे पास 52 ट्यूनिंग फॉक्स हैं, 52 स्वरित्र है। कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फॉक्स, कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फॉक्स जो है 2 बीट्स पैदा करते हैं। जैसे ये एक स्वरित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से 52 ट्यूनिंग फॉक्स है। ये फर्स्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी n1, इसकी n2, इसकी n3 और इसकी n55। सॉरी 52 है तो 52 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 52 लिख देंगे, तो ये n50। तो इस तरह से है। अब ये जो कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फॉक्स है, जो क्रमागत है, इनके बीच में कितने बीट्स पैदा होते हैं, 2 बीट्स पर सेकेंड, 2 बीट्स पर सेकेंड, मतलब 2 बीट्स जो है इनके बीच में पैदा होते हैं। तो टोटल 52 हो गए। फिर क्या लिखा हुआ, कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फॉक्स प्रोड्यूस 2 बीट्स एंड लास्ट ट्यूनिंग फॉक हैज, लास्ट मतलब 52 नंबर जो ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक। क्या लिख रखा है, लास्ट ट्यूनिंग फॉक हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक, ठीक है बच्चों। तो ये लिख रखा है n52 इज इक्वल टू 3 इंटू n1। अब ध्यान दें, एक तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में। अब हम जो n2 की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगी, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस माइनस 2, क्योंकि इसमें 2 बिट्स पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे 2 ज़्यादा होगी। इस तरह से हम n3 निकालेंगे तो क्या आएगा, n2 प्लस माइनस 2, क्योंकि ये इससे 2 ज़्यादा है। अब n2 की जगह हम वापस क्या रखेंगे, n1 प्लस माइनस 2 और ये वाला प्लस माइनस 2, टोटल हो जाएगा n1 प्लस माइनस 4।
तो इस तरह से थर्ड वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी से 4 ज़्यादा होगी या 4 कम हो सकती है। अब इस 4 को अपन यूँ लिखें 2 इंटू 2, तो 1 N1 और N3 इन दोनों के बीच में 2 गैप है और एक गैप का डिफरेंस क्या है 2 बीट्स, तो 2 गैप हो गए तो 4 बीट्स हो गए, तो 2 इंटू दे, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब अपने को जैसे मान लो N52 लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे डायरेक्ट N1 और गैप हो जाएंगे 51, 52 और फर्स्ट वाले के बीच में गैप कितने हो जाएंगे 51, जैसे इसमें एक गैप है इसमें 2 गैप है और हर एक गैप का कितना है 2 बीट्स, तो 1 और 52 के बीच में गैप हो जाएंगे 51 और हर गैप का कितने बीट्स हैं 2। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा N52 इक्वल टू N1 प्लस माइनस 51 इंटू 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है और 1 है इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो ध्यान दें N52 जो है N52 उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3N1 इज इक्वल टू क्या आएगा N1 प्लस माइनस इसको N2 करेंगे ये हो जाएगा 102, फिर ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2N1 इक्वल टू प्लस माइनस 102। ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है, ठीक है इसको हटा देते हैं अपन इस तरह से, तो ये हो गया N1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका N1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 102, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो पीछे क्या बचेगा N1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 51, मतलब 51 हर्ट्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा N1 इक्वल टू 51 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो N1 इज इक्वल टू आएगा 51 हर्ट्ज। एक मिनट प्लीज, तो N1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 51 हर्ट्ज, तो ये N1 आ गया 51 हर्ट्ज। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई ये 2 बीट्स पैदा कर रहे हैं, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो हम निकाल देंगे 51 हर्ट्ज। और यदि हमसे पूछे कि लास्ट वाले की निकालो तो 3 टाइम्स कर देंगे हम, है ना। तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया हमारे पास 51 हर्ट्ज। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट वाले की पूछे तो आंसर आ गया, लास्ट वाले की पूछे तो N52 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 51, ठीक है, ये हो जाएगा 153 हर्ट्ज। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं 32 नंबर जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम क्या करेंगे N1 प्लस माइनस 31 इंटू 2, क्योंकि N1 और N32 के बीच में गैप कितने होंगे 31 और एक गैप का डिफरेंस कितना होगा 2, तो N1 की जगह वैल्यू रख देंगे 51, इसको सॉल्व करेंगे 62, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 130 हर्ट्ज। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ट्यूनिंग फॉक्स दिए हुए होंगे, कॉन्जिक्यूटिव जो ट्यूनिंग फॉक्स है, जो क्रमागत ट्यूनिंग फॉक्स है उनके बीच में बीट्स दे रखे होंगे और हमसे पूछेंगे फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या पूछेंगे लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या कोई और नंबर देंगे, जैसे मान लो 32 नंबर ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास 3 ट्यूनिंग फॉक है, 1, 2 और 3। इसकी फ्रीक्वेंसी है n-1, इसकी फ्रीक्वेंसी है n और इसकी है n+1। तो हमसे पूछा जाएगा कि तीनों को साउंडेड किया जाए एक साथ तो कितने बीट्स हमको सुनाई देंगे, नंबर ऑफ बीट्स हेयर, मतलब कितने बीट्स सुनाई देंगे। तो देखिएगा इन दोनों में गैप 1 का है, तो इन दोनों के बीच में हमको 1 बीट सुनाई देगा,
ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 बीट का है, तो 1 बीट ये सुनाई देगा, तो टोटल हमको 2 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कई बार कंपटीशन में, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें 1 बीट सुनाई देगा, इसमें 1 बीट सुनाई देगा, तीनों को एक साथ बजाएंगे तो हमको कितने बीट्स सुनाई देंगे, 2 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। अब इसको हम एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क जो बी है उसके साथ साउंडेड करते हैं, बजाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 300 हर्ट्ज। जब ए व बी को बजाया जाता साथ साथ, जब ए व बी को साथ साथ बजाया जाता है तो 5 विस्पंद पैदा होते हैं, 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। When A and B are sounded together, then 5 beats are produced per second. तो A की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 300 प्लस माइनस 5, मतलब 305 और 295 हर्ट्ज। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सी है, तो उसके लिए हमको एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि जब इसको C के साथ साउंडेड किया जाता है, C की फ्रीक्वेंसी मान लो 292 हर्ट्ज, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट आपको दे रखा है। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, C के साथ इसको साउंडेड करने पर कितने बीट्स पैदा होते हैं, मान लो 3 बीट्स पैदा होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो Na की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, Nc प्लस माइनस 3, मतलब 292 प्लस माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 295 या 289 हर्ट्ज आएगा। अब ट्यूनिंग फॉर्क ए जब बी के साथ बजाया जाता है तो 5 विस्पंद उत्पन्न करता है, तो इसकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज 305 और 295 है। जब इसको सी के साथ बजाया जाता है तो 3 बीट्स पैदा करता है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। तो दोनों में जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है 295, इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 295 होगी, क्योंकि दोनों केस में ये पॉसिबल है कि 5 भी पैदा कर सकता है इसके साथ और इसके साथ 3 बीट्स भी पैदा कर सकता है। तो इस तरह से 295 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, 295, ये आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको अपन एक स्ट्रिंग के साथ बजाते हैं। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो स्वरित्र या ट्यूनिंग फॉर्क, जो भी इंग्लिश में अपन बोले, स्वरित्र डोरी के साथ 4 विस्पंद उत्पन्न करता है, 4 विस्पंद उत्पन्न करता है। जब डोरी की लंबाई 49 या 50 सेंटीमीटर हो, ये क्वेश्चन है, तो स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, कभी भी इसको रटने की कोशिश मत करो। बहुत इजी सब्जेक्ट है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप वैसा करते रहें, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये स्वरित्र है, ये डोरी है, स्ट्रिंग है, और ये दोनों जब बजाए जाते हैं तो 4 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। जब डोरी की लंबाई 49 या 50 सेंटीमीटर दे रखी है तो हमको ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। अब इसका सॉल्यूशन, तो देखिएगा डोरी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या तो n+4 होगी और या फिर n-4 होगी, 2 पॉसिबिलिटी है, और इसकी लेंथ भी 2 दे रखी है हमको। तो जब लेंथ कम होगी, मतलब 49 होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी उस समय लेंथ ज्यादा होगी।
तो इस तरह से ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, डोरी की, या तो n+4 या n-4। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लेंथ कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी लेंथ ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 इंटू एन प्लस 49 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 196। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 50 इंटू एन माइनस 50 इंटू 4 करेंगे 200। 200 को इधर लाएंगे, 200 एंड 196 396 हो जाएगा। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एन आएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 396 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम बीट्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कैसे ज्ञात की जाती है उसके लिए 2 रूल्स भी बताए थे। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें और उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बीट से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है यहाँ तक। आज बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे। दूसरी बात, स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि वो वेव जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, वहीं की वहीं 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स रहती है, वहीं की वहीं घूमती रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है तो 0 होगी, क्योंकि इसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों अप्रगामी तरंगें। अप्रगामी, एक होती है प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव वेव जिसके द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होती है, अप्रगामी मतलब जिसके द्वारा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, जिसकी वेलोसिटी 0 होती है ना बच्चों। अब इसके एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे। पहले कहाँ होती है ये, जैसे मान लो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगें होती है, द्रव्य तरंगें, सुना होगा आपने। जहां से स्टार्ट होती है वहीं खत्म होती है, मतलब ये एनर्जी यहीं की यहीं घूमती रहती है। ये एनर्जी ना तो ट्रांसमिट होती है, ना एब्जॉर्ब होती है, ना एमिट होती है। मतलब ऊर्जा का ना तो स्थानांतरण होता है, ना अवशोषण होता है, ना उत्सर्जन होता है, यहीं घूमती रहती है। पढ़ा होगा आपने, ऐसा केमिस्ट्री में भी है। और फिजिक्स में जब अपन एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर यह बताया जाता है कि कण पार्टिकल से संबंधित वेव्स होती है उसको मैटर वेव्स बोलते हैं, द्रव्य तरंगे बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो द्रव्य तरंगे होती है वो अप्रगामी होती है, स्टैंडिंग वेव्स होती है। और स्टैंडिंग वेव जो होती है उसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल है हमारा गिटार वगैरह जो होते हैं जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी जो वेव चलती है वो अप्रगामी होती है। अप्रगामी कैसे बनती है वो अभी आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड, एंटी नोड्स और नोड्स, ऐसे पॉइंट्स बनते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां का पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करता, और एंटी नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होता है कि एनर्जी की वजह से, जो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी होगी उसकी वजह से पार्टिकल यहीं के यहीं वाइब्रेट करेंगे, इनकी वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होती है, एनर्जी यहीं की यहीं घूमती रहती है। ठीक है ना। जो पार्टिकल यहाँ होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगा, यहाँ वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगा। तो जिस पॉइंट वाला पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करता उसको नोड बोलते हैं, और जहाँ का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, मतलब अधिकतम आयाम से जो कंपन करता है, उसको एंटीनोड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्पंद। ये को क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी नोड, और हिंदी में बोलते हैं प्रस्पंद, और नोड को बोलते हैं निष्पंद। निष्पंद, निष्पंद। तो इस तरह से अप्रगामी तरंगों के अंदर निष्पंद और प्रस्पंद बनते हैं, है ना। मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, और कुछ जगह जो है वो पार्टिकल नहीं करते हैं, कुछ जगह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करते हैं।
तो इस तरह से ये वेव ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है और इसकी वजह से एनर्जी का आगे ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बताया एग्जांपल कि इसके अंदर भी स्टैंडिंग वेव पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगें, इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगें, वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, वो भी स्टैंडिंग होती है। उसी तरह से पाइप जो होता है, सॉरी पाइप जो होता है, ये एक होता है ओपन पाइप और एक होता है क्लोज्ड पाइप। तो ये तो ओपन कहलाता है, ये क्लोज कहलाता है, जो एक एंड पे क्लोज होता है, COP, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, हिंदी में बोलते हैं बंद ऑर्गन नली। ऑर्गन वर्ड इसलिए यूज लिया जाता है कि इससे अपन आवाज पैदा कर सकते हैं, हम इससे साउंड पैदा कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बंद ऑर्गन नली। ये दोनों सिरों पे खुली है, इसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, हिंदी में बोलते हैं खुला ऑर्गन या खुली ऑर्गन नली। ठीक है, खुली ऑर्गन नली। तो इसमें भी स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती है। इसमें जो खुला सिरा होता है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनता है और बीच वाला जो पॉइंट होता है वहां नोड बनता है, और इसमें जो बंद सिरा होता है वहां हमेशा नोड बनता है, खुले सिरे पर एंटी नोड बनता है। ये एंटी नोड और नोड क्या है, जैसा मैंने आपको बोला, जहां पर कण अधिकतम आयाम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं उस पॉइंट को एंटी नोड बोलते हैं, और जहां पर पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते या एम्पलीट्यूड जहां पर मिनिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, नोड बोलते हैं ना। तो इसी तरह से ये एंटी नोड और या नोड बनते हैं, या दोनों जगह एंटी नोड और बीच में नोड बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन देता हूं कि होता क्या है ना। अभी तक तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है, अप्रगामी तरंगें क्या होती है ना, किस किस में पैदा होती है, तो कुछ एग्जांपल दिया। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगें अप्रगामी तरंगें होती है, डोरी में पैदा होने वाली तरंगें अप्रगामी होती है, और ये जो पाइप है, खुला पाइप और बंद पाइप, इसमें पैदा होने वाली तरंगें अप्रगामी तरंगें होती है। अप्रगामी तरंगों में क्या होता है बच्चों, निस्पंद और प्रस्पंद बनते हैं, इनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। यदि इनका वेग पूछा जाए तो 0 होगा। पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल का वेग होगा, लेकिन तरंग का वेग क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, ध्यान दें। जब दो समान आवृत्ति व आयाम की प्रगामी तरंगें विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो बनने वाली परिणामी तरंग के कारण माध्यम के कण अलग अलग आयाम से कंपन करते हैं। जिन बिंदुओं पर कणों का आयाम अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद मतलब एंटी नोड, व जहां न्यूनतम होता है उसे निष्पंद मतलब नोड कहते हैं, तथा इस परिणामी तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, इसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन,
इसमें तरंगें विपरीत दिशा में होती है। समान आयाम की तरंगें होगी, समान आवृत्ति की तरंगें होगी और विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती है और जो नई तरंग बनती है उस तरंग के कारण माध्यम के कण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आयाम से कंपन करते हैं। जिन बिंदुओं पर कणों का आयाम अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद बोलते हैं, जहाँ न्यूनतम होता है उन्हें निस्पंद कहते हैं और इस परिणामी तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, इसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं when two waves of same frequency and same amplitude propagating in opposite direction when superimposed on each other, then due to resultant wave amplitude of particles is maximum at some points and minimum at some points। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहां पर एंटीनोड और जहां पर मिनिमम होता है उनको नोड बोलते हैं। और इस रिजल्टेंट वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है और उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर एक वेव इस डायरेक्शन में चलती है, दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में आती है और दोनों सुप्रीम पोज होती है और जो रिजल्टेंट वेव बनती है उनकी वजह से, जैसे रिजल्टेंट वेव बनेगी, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसको फ्लिंग किया, झटका दिया, तो एनर्जी वेव्स मतलब प्रोड्यूस होगी, वेव्स पैदा होगी। वो वेव्स यहाँ से चलेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये मान लो वेव चल रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो ये वेव जा रही है। वेव होती क्या है, एनर्जी जा रही है और ये वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही, तो ये ऑपोजिट हो गई, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम एम्पलीट्यूड की होगी। गिटार वगैरह जब हम बजाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बजाते नहीं बजाते हैं, तो जैसे ही हम फ्लिंग करते हैं, जब से ही हम झटका देंगे तो क्या होगा, वेव्स पैदा होगी, इस तरह की एनर्जी पैदा होगी। तो ये खत्म थोड़ी होती है, जब तक हम एनर्जी देंगे तब तक ये वेव चलती रहेगी और रिफ्लेक्ट होगी, वेव पैदा होती रहेगी और ये दोनों सुपर इम्पोज होगी और एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। उस वेव को अपन डायग्राम में शो नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग टाइम पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ का जो पार्टिकल है वो हमेशा मिनिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, इसका मतलब नोड बनेगा। यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, एंटी नोड बनेगा। फिर यहाँ नोड बनेगा, फिर यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, नोड बनेगा। जहाँ भी सिरे बंधे हुए वो स्ट्रिंग के, जहाँ से क्लैम्प्ड है स्ट्रिंग, वहाँ हमेशा नोड बनेगा क्योंकि वहाँ का पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगा। और जहाँ पर हम फ्लिंग करेंगे वहाँ हमेशा एम्पलीट्यूड बनेगा क्योंकि वहाँ वाले पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, तो एंटी नोड बनेगा। तो इस तरह से नोड एंटी नोड बनते हैं। तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे, जैसे यहाँ वाला तो कर ही नहीं रहा वाइब्रेट, ठीक है, और यहाँ वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, मतलब इधर यूं ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो t=0 वाली ये सिचुएशन है, t=0 पे मान लो ये वेव ऐसे गई और ये वाली रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, है ना। तो इस समय क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट सब जगह 0 रहेगा। रिजल्टेंट लोग ये ऊपर ले जा रहा है, ये नीचे ले जा रहा है, तो पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा, यहाँ भी 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 0 होगा। इसका मतलब वेव का शेप एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सब पार्टिकल एक ही लाइन में होंगे तो स्ट्रेट लाइन शेप बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बना। इस समय हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल एंटीनोड पे है वो भी यहाँ से पास हो रहा है, मेन पोजीशन से पास हो रहा है।